आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट 2। ये है हमारा मृदा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक संसाधन और वन्यजीव संसाधन। इसके बारे में इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है इस पाठ में, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा निर्माण। एक तो स्वयं मिट्टी, जैसे मिट्टी को जैसे उपजाऊ नहीं भी है तो हम उसमें खाद पानी आदि मिला करके मृदा निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है अपक्षयन। अपक्षयन मतलब अपक्षय किसको कहते हैं, देखो चट्टान का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो अपक्षय के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे किसी भी कारण से अगर मिट्टी चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट रही है तो मिट्टी बन जाती है उससे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की उपजाऊपन का कम होना। इसके दो मुख्य कारण, एक तो देखो कृषि भूमि का प्रचार प्रसार करने से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे सारे काट दिए जा रहे हैं खेत बनाने के लिए, इसके द्वारा भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और निर्माण संबंधी गतिविधियां, सड़क बनाना, फैक्ट्री बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, मकान बनाना। आज आपने देखा होगा कि सारी जमीन कंक्रीट का जंगल बन गया है। मतलब बड़े बड़े शहरों में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ जमीन दिखेगी ही नहीं, पेड़ पौधे दिखेंगे ही नहीं, सब जगह मिट्टी के कंक्रीट के घर बने हुए है ना। तो निर्माण संबंधी गतिविधियों से भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तीसरा प्रश्न है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। देखो जमीन को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य इसी में तो रहता है। जितनी जमीन है, घर इसी में बनती हैं, फैक्ट्रियां इसी में बनती हैं, सड़कें इसी में बनती हैं, कृषि कार्य इसी में होता है, खनन जो हमारे खनिज आदि निकलते हैं, उद्योग धंधे सारे इसी में स्थापित होते हैं। तो भूमि तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ना, इसी जमीन के लिए तो लोग कितना लड़ते झगड़ते भी हैं, छोटी छोटी हिस्से के लिए। तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। चौथा है किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। पौधे बचाने के लिए और जंगली जो जानवर हैं प्राणियों को बचाने के लिए सरकार की ओर से कौन से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला तो वन महोत्सव मनाया जाता है बच्चों, जिसमें क्या होता है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और दूसरा जीव जंतुओं को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जिनको हम अभ्यारण्य भी कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं, काजीरंगा है, मानस है, घाना है, हमारे यहाँ दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में आप देखो राजा जी नेशनल पार्क है, कार्बन नेशनल पार्क है। तो ये सब किसके लिए बनाए गए हैं, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए। किसकी ओर से, सरकार की ओर से। पांचवा प्रश्न इसमें बन रहा है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। देखिए पानी को आज बचाना बहुत जरूरी है ना। तो जल संरक्षण के 3 तरीके क्या हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। पहला तो हम पेड़ पौधे लगा करके बच्चों, अगर अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण अधिक होगा तो पेड़ों की जड़ों में पानी जमा होता है ना। वन जो होते हैं, कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो पानी देने में सहायक होते हैं। तो पेड़ पौधे लगाने से भी एक हम इसको बचा सकते हैं, जल को संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा वर्षा जल का संरक्षण। आपने देखा होगा बरसात में कितना अधिक पानी होता है ना, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को उसका संरक्षण करना आता ही नहीं है, वो बह के सीधे नदियों द्वारा समुद्र में भर जाता है। अगर उस पानी को हम बचाएं, जैसे कुछ राज्यों में तो बच्चों इस पानी को बचाने की योजनाएं बनाई गई हैं, बड़े बड़े टैंक टांका आदि बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से नारायण नगर में देखो पानी की कितनी कमी है ना। हमको क्या करना है कि टैंक नुमा, एक घर नुमा पूरी टैंकी बना दो और वर्षा के पानी को उसमें संरक्षित कर दो। तो गर्मी के दिनों में जब पानी नहीं आता है, देखो उस पानी को हम खेतों में डाल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, है ना। तो वर्षा जल का संरक्षण करने से भी हम जल को बचा सकते हैं। और घरों के जल से सिंचाई करना, घरों से जो बाथरूम का पानी जाता है, रसोई का पानी जाता है, खाली बेकार नाली के द्वारा बह के बेकार चले जाता है। तो घर के आसपास जो हम छोटे छोटे बाग बगीचे बनाते हैं, साग सब्जी जिसमें हम लगाते हैं, है ना, उसको उसके द्वारा भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। उस पानी को हम कहाँ डालें, खेतों में डाल दें। ठीक हो गया। अब देखो अभी जो पहले आया था मृदा निर्माण वाले में अपक्षयण, तो अपक्षय किसे कहते हैं वो मैं बताती हूँ। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। किसी भी कारण से अगर पेड़ जो चट्टाने हैं या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, रगड़ करके घिस करके या चूहे आदि के द्वारा भी इनको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये बट करके मिट्टी बन जाती है तो इसी को अपक्षय कहते हैं।
क्या कहते हैं, अपक्षय या अपक्षय। ठीक हो गया। सातवां है अपरदन किसे कहते हैं। देखो अपक्षय अलग चीज है, उसमें तो टूट फूट करके मिट्टी अपने स्थान पे बन रही है, और अपरदन या भूस्खलन ये अलग चीज है। अपरदन किसको कहते हैं बच्चों, देखो मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है ना, इसका अपने स्थान से खिसक जाना भूस्खलन या अपरदन कहलाता है। एक ही चीज है दोनों, भूस्खलन भी इसी को कहते हैं। हमारे पहाड़ों में तो बहुत होता है, हमारे क्षेत्र में विशेषकर कब, बरसात के दिनों में। तो ये भूस्खलन या अपरदन किसके कारण होता है, पानी के द्वारा। जब पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है तो पूरा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ पूरे खिसक के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, है ना। हिम से भी होता है, जिन क्षेत्रों में हिमालय वाले क्षेत्रों में पूरे हिम की चट्टानें खिसक करके मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती हैं। और रेगिस्तानी हिस्सों में वायु द्वारा भी अपरदन होता है। जैसे हवा क्या करती है, वहाँ पे पेड़ पौधे तो होते नहीं है, खाली बालू बालू होती है, वो हवा के द्वारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है। तो पानी से, हिम से या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से खिसक जाना क्या कहलाता है, अपरदन या भूस्खलन कहलाता है। ठीक है। अगला है बच्चों, इसमें भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में बच्चों मुख्यतया 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की, 6। एक तो है काली मिट्टी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये काले रंग की होती है और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ये विशेषकर गुजरात या राजस्थान, महाराष्ट्र वाले हिस्से में अधिक पाई जाती है, और बहुत कपास, सूती वस्त्र के सारे उद्योग वहीं पर बने हुए हैं। दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, जिसको आप जानते हैं हमारे घरों की लिपाई पुताई के लिए प्रयोग होती है, और मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो भी इसी मिट्टी से बनते हैं। मध्य प्रदेश वाले, झारखंड वाले हिस्से में और छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में ये पाई जाती है। तीसरी है बच्चों लेटेराइट मिट्टी, तलछट, जो बरसात के जल के बाद आपने तलछट जैसी जो देखी, पतली बारीक बजरी जैसी जो मिट्टी होती है, वो लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। चौथी है मरुस्थली मिट्टी, अभी मैंने बताया था बजरी वाली जो मिट्टी होती है मरुस्थली मिट्टी, रेगिस्तान, राजस्थान या उत्तरी गुजरात वाले हिस्से में ये बहुत पाई जाती है पानी की कमी के कारण। इसमें केवल मोटा अनाज होता है बच्चों। ठीक है। और पांचवी है जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे अधिक मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, देखो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि को बहा के लाती है ना, फिर अपने किनारों पे जमा कर देती हैं। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, कौन सा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड का हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, ये सारा जो हिस्सा है नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है। और जिसके कारण ये बहुत अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर बच्चों जितनी भी हमारा कृषि होती है पूरे भारत में, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, सब इसी मैदान में होता है, उत्तर के मैदान में। क्यों, यहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इस प्रकार से लास्ट जो छठी मिट्टी का प्रकार है वो पर्वतीय मिट्टी। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो प्रदेश है ये पर्वतीय प्रदेश है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा कि तरह तरह की मिट्टी होती है। जैसे आप अपने चारों ओर देखो, कहीं कहीं आपको बलुई मिट्टी भी मिलती है, लाल पीली मिट्टी भी आपको यहाँ दिखाई देती है, काली मिट्टी भी कहीं दिखती है ना। तो दोमट मिट्टी भी मिलती है पर्वतों में। तो इस प्रकार से हमारी पर्वतीय मिट्टी मिश्रित मिट्टी एक प्रकार से होती है, मिक्स सारी मिट्टियों का, है ना। तो इस प्रकार से मिट्टी कुल कितने प्रकार की हो गई, मिट्टी 6 प्रकार की हो गई। अगला इसका इंपोर्टेंट भी लिखा है, देखो मैंने अगला प्रश्न इसका है भूमि या मृदा, एक ही चीज है ना, निम्नीकरण के क्या कारण है, अर्थात मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम कैसे होता है बच्चों। इसके कई कारण है। देखो पहला कारण तो है वनोन्मूलन। क्या हुआ, वनोन्मूलन, वनों का नष्ट होना। आपने देखा होगा कि सारे पेड़ पौधों को जब काट दिया जाता है तो मिट्टी की उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है। अति पशुचारण, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हैं, जानवर आए सब खा गए, इसके कारण भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का जो हम प्रयोग करते हैं ना, अनाज अधिक होगा करके, इससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कुछ सालों बाद समाप्त हो जाती है। आपने कहते हुए सुना होगा कि इस साल हमने रासायनिक खाद नहीं डाली तो हमारी उपज ही नहीं हुई। क्यों, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये समाप्त कर देते हैं। और भूस्खलन, हमने बढ़िया खेत बनाए थे, खूब खाद पानी डाला था, उपजाऊ बनाई थी मिट्टी, भूस्खलन हुआ। किसके द्वारा होता है भूस्खलन, अभी बताया था ऊपर, पानी से, वायु से या हिम से ऊपरी परत बह गई तो इससे भी मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। बाढ़ से, अत्यधिक वर्षा से,
ये सारे हैं भूमि निम्नीकरण के कारण। अगला प्रश्न है इसमें, मृदा संरक्षण के उपाय। देखो सेम चीजें हैं, वहां तो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण मतलब उस उपजाऊपन को कम होने से हम कैसे बचाएं। पहला तो वही वही बिंदु ले रखे, देखो ऊपर वनोन्मूलन पहला कारण था, तो इसमें हम वृक्षारोपण करेंगे। अति पशुचारण दूसरा कारण था, तो पशुचारण पर रोक लगानी है। पशुओं को जो खाली जहां जाके चर देते हैं छोटे पेड़ पौधों को, उनको बचाना है उन पौधों को। रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का कम प्रयोग करना है और वेदिका बनानी है, नालियां पानी निकासी के लिए। रक्षक मेखला, जैसे पेड़ हमारे खेत के चारों ओर अगर हम पेड़ पौधे लगा दें तो इससे भी भूस्खलन कम होता है। और समोच्च रेखी जुताई, ढालू खेत जहाँ पे हैं, सीढ़ीदार खेत जहाँ पे हैं, अगर हम इसमें खड़ी जुताई करेंगे तो क्या होगा, हमारी मिट्टी सब बह जाएगी। तो हमको तिरछी जुताई करनी है, उसी को कहते हैं समोच्च रेखी जुताई। इस प्रकार से मिट्टी को बचाने के ये उपाय हैं। ठीक है, अब देखो पृथ्वी में अलवण जल कितना है। अलवण मतलब जो साफ है, जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, केवल 2.7% है बच्चों। देखो पूरी 100 में से केवल 3% पानी ऐसा है जो पीने लायक है, बाकी 97% पानी बहुत ही लवणीय है जिसको हम नहीं पी सकते हैं। इसीलिए 71% पूरी पृथ्वी में जल होने के बावजूद भी आज पानी की कमी पूरे संसार में बनी हुई है। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। और घाना जो वर्ल्ड सेंचुरी है जिसमें तरह तरह के पशु चिड़ियाएं पाई जाती हैं, ये है बच्चों राजस्थान में। इस प्रकार आपका ये दूसरा पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।